पाकिस्तान और नीदरलैंड्स की टीमें आमने सामने हैं। हदफ के ताक़ुब में नीदरलैंड्स की बैटिंग जारी है। नीदरलैंड्स की पहली विकेट 28 रन पर गिर गई है। पाकिस्तान का नीदरलैंड्स को जीत के लिए 287 रन का हदफ। तो पाकिस्तान और नीदरलैंड्स की टीमें इस वक्त आमने सामने हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तौफीक, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा, बताइएगा इस वक्त का जितना मैच हो चुका है उस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जिस तरह की बॉलिंग है और मतलब शहीन नए बॉल से जिस तरह से मतलब वो बॉलिंग करता है, आई थिंक इससे बेहतर स्टार्ट मिलना चाहिए था। लेकिन फिर भी नो डाउट के मतलब वो नेदरलैंड और जिस तरह की कंडीशन है इंडिया की, नेदरलैंड की हम पहले भी बात कर चुके हैं कि नेदरलैंड की जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या उनकी जो स्ट्रेंथ है वो उनकी बैटिंग है। तो आई थिंक वो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो नॉट बैड, लेकिन फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को विकेट्स निकालनी पड़ेंगी और वही जो एक पीरियड होता है 10 से 40 ओवर के दरमियान, मिडल ओवर्स में जहाँ पे पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है, जहाँ पे विकेट्स नहीं ले रहा, वहाँ पे विकेट्स लेनी जरूरी होंगी, स्पेशली स्पिनर्स के। सही। अच्छा तौफीक, हम देख रहे हैं कि अभी तक जो हमारा पेस टैग है, जो कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा पेस टैग समझा जाता था, नसीम चूंकि चलें उसमें नहीं है, लेकिन हारिस और शाहीन दोनों बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई इतना बड़ा ब्रेक थ्रू मिल नहीं रहा। शाहीन को देखे तो शाहीन को चौके ज्यादा पड़े हैं अभी तक। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, लेकिन शाहीन भी जो है उस तरह से नए बॉल से विकेट नहीं ले रहा जिस तरह से उसको पास में देखा गया कि जिस तरह से वो विकेट निकाल के देता था। आई थिंक ये चीज जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत अलार्मिंग है कि नए बॉल से अगर विकेट नहीं मिलेंगी तो डेफिनेटली सारा प्रेशर जो है वो स्पिनर्स के ऊपर आएगा, और वही वो जो पीरियड जिसमें हम ऑलरेडी हमारे स्पिनर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसमें विकेट्स नहीं लेके दे रहे, और उसमें अगर आप देखें रन रेट भी बहुत ज्यादा है, मतलब 6 रन से ज्यादा हम पर ओवर के हिसाब से जा रहे हैं। आई थिंक वो चीज जो है वो एक अलार्मिंग जरूर है। नए बॉल से हमें विकेट्स लेनी पड़ेंगी और इस मैच में भी स्पिनर्स का रोल काफी वाइटल होगा। लेकिन कोई भी टीम जो है यहाँ पे आप उसको हल्का नहीं ले सकते। जिस तरह की कंडीशंस हैं इंडिया की, जिस तरह की आउटफील्ड है कि जैसे बॉल आगे लगता है तो वो चौका है, ठीक है, आउट फास्ट आउटफील्ड है, बैटिंग पैराडाइज है। तो आई थिंक ये चीज है ये। तौफीक उमर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, सर आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बॉलिंग अभी जारी है, किस तरीके से देख रहे हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को आप? देखिए जी, बात यह है कि 287 का टारगेट है और पाकिस्तान की बॉलिंग में नसीम शाह की एब्सेंस में ऑब्वियसली फास्ट बॉलिंग हमारी स्ट्रगल कर रही है, मगर स्टिल अगर आप देखें तो ये टारगेट बड़ा है और 1-2 विकेट गिरने के बाद एकदम प्रेशर पड़ेगा और आई थिंक मैच विल बी अंडर कंट्रोल। ये बॉलिंग हमारे पास इतनी सफिशिएंट है कि उनसे अगर उसामा को हम सही इस्तेमाल करेंगे तो ये मैच कंट्रोल में वापस आ जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, आप साथ रहेगा। यासिर हमीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर बताइएगा, आप अभी तक क्या देख रहे हैं? इस वक्त जो पाकिस्तान का पेस टैग है वो खुसूसन स्ट्रगल कर रहा है। बैटिंग तो चले उस तरीके से, अभी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक बहुत बड़ा टारगेट 300 प्लस सेट किया जाए वो तो नहीं किया जा सका, लेकिन अभी बॉलिंग को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जो पाकिस्तान ने शुरू में एक आध विकेट ली है सर्कल में, लेकिन अभी रिसेंट पास में देखें तो एक हैबिट बन गई थी विकेट्स लेने की। दोनों तरफ से कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे थे। नसीम शाह के ना होने का बहुत बड़ा सेटबैक है और मैं समझता हूँ कि इनको हारिस को और शाहीन को बाद में भी आके बॉल करने पड़ेंगे। लेकिन अब जो ये फेज आ रहा है आफ्टर ये पावर प्ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस मैच का जो है वो नक्शा जो है वो बदल सकता। नेदरलैंड के बैटर्स के लिए दे आर प्रीटी गुड, और जिस तरह की उसामा मेरे ख्याल से की वही होल्ड कर रहे हैं इस वक्त, और शादाब की फॉर्म भी वापस आ सकती है। अभी थोड़ा अपने आप को बैक करें, स्पिनर्स नवाज है, तो ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड आ रहा है अभी जो ये पावर प्ले के बाद है, अब यहाँ पे पता चल जाएगा कि मैच किस तरफ जा रहा है। लेकिन होपफुली पाकिस्तान की फेवर में जाएगा इंशाल्लाह मैच, और स्पिनर जो है हमारे इतने अच्छे हैं कि इन बैटर्स के अगेंस्ट वो अच्छी बॉलिंग करेंगे। लेकिन यासिर, अगर हिस्टोरिकली बात की जाए तो हमने हमेशा देखा है, चाहे एशिया कप में इंडिया के खिलाफ पहला मैच था जो बारिश की नज़र हुआ, उसमें भी हमने देखा कि जब 15-16 ओवर के बाद स्पिनर्स को लगा दिया गया, 24-25 ओवर तक स्पिनर्स को लगाया गया, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके या उनको स्कोर बहुत ज़्यादा पड़ा, जिसकी वजह से इंडिया ने इतना ज़्यादा टारगेट भी बनाने में कामयाब हुए। वो
आज की अगर आप बात कर रहे हैं तो आज भी अगर हमारा जो पेस टैग है वो उस तरीके से विकेट्स नहीं ले रहा है। दूसरी एक और विकेट जो है ये भी मैं अपने नाज़रीन को बता दूं, अभी साथ ही साथ एक और विकेट गिर चुकी है। इस वक्त 2 विकेटें नीदरलैंड की गिर चुकी हैं, जिसकी अशद ज़रूरत इस वक्त समझी जा रही थी एक और विकेट लेना। और हमेशा से पाकिस्तानी टीम की यही रूटीन रही है कि 3-4 विकेटें वो स्टार्ट में ही ले लेते हैं, जो हमारा पाकिस्तान का पेस टैग है, और उसके बाद ये मैच जीतना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन नीदरलैंड के खिलाफ अभी हम देख रहे थे कि अभी उस तरीके से विकेट्स नहीं ले पाए, लेकिन अभी दूसरी विकेट भी हमने ले ली है। यासिर, आपके साथ बात दोबारा से कैरी करूंगा। दूसरी विकेट भी हमने ले ली है, लेकिन उसके बाद अगर स्पिनर्स पे बात आती है तो हमने हमेशा देखा है कि स्पिनर्स उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं हिस्टोरिकली, जिस तरीके से उनको करना चाहिए। अगर 1-2 विकेट्स और नहीं हमारे पेसर्स ले पाते तो हो सकता है नीदरलैंड जो है वो हमारे स्पिनर्स को टफ टाइम दे। देखिए, हमारे जो स्पिनर्स हैं इनकी हैबिट बन गई है स्टॉक बॉलिंग कर रहे हैं, ये रन रोक रहे हैं। स्पिनर जो होते हैं, जो अच्छा स्पिनर होता है वो ट्रैप करता है, बैटर्स को इनवाइट करता है शॉट्स, अटैकिंग बॉलिंग इसे कहते हैं कि आप बैटर को इनवाइट करें, फ्लाइट के साथ बॉल करें। हमारे जो स्पिनर्स हैं अभी हमने यही देखा है कि वो T20 क्रिकेट की वजह से उनकी हैबिट बन गई कि यार हमने रन रोकने जाना है। जब रन रोकने जाएंगे तो अगले बैटर्स जो हैं जितने भी हैं वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। जब आप डिफेंसिव अप्रोच के साथ अच्छे बैट्समैन को बॉल करें, आपको मारेगा, ठीक है। अगर अटैकिंग अप्रोच के साथ आप अच्छे बैट्समैन को बॉल करेंगे तो वो जब मारेगा उसमें गलती करेगा। तो हमसे यही गलती हो रही है कि हमारे जो स्पिनर्स हैं वो डिफेंसिव हुए हैं, इनको अटैक करने की जरूरत है। एक स्पिनर जो है वो अटैक करे, एक स्पिनर डिफेंसिव रहे, जिस तरह हम न्यूजीलैंडर्स को है। सैटनर जो है वो अटैकिंग बॉलिंग कर रहे हैं, जो रविंद्र हैं, जो जूनियर हैं, नए हैं, उनको उन्होंने ये रोल दिया कि यार आपने रन रोकने हैं, ठीक है। सैटनर को उन्होंने कहा आपने विकेट के लिए जाना है। तो इसी तरह का हमें भी एक पेयर बनाना पड़ेगा। 3 स्पिनर्स हैं जो डेफिनेटली खेलेंगे, 10 मैचेस हैं, 9 मैचेस हैं, यही हमारे स्पिनर्स हैं जिन्होंने खेलना है। एक इब्रार का हमारे पास था, अगर उसको टीम में डाल देते, बट अभी जो हमारे पास इस वक्त जो रिसोर्सेज मौजूद हैं उनका यही है कि वो इस तरह स्ट्रेटेजी बनाए, थोड़ा सा अपने आप को बैक करें। एक हाथ जो है स्पिनर वो अटैक पे जाए, एक हाथ स्पिनर डिफेंसिव। दोनों तरफ से अगर अटैक करेंगे, दोनों तरफ से डिफेंसिव हो जाएंगे तो वो प्रीएम्प्ट हो जाएगा, प्रीडोमिनेंट हो जाएगा। और इस बड़ी क्रिकेट में आजकल जिस तरह कंटेम्प्रेरी हो गई है, क्रिकेट उठा के फेंकते बैटर जो है वो बॉल को। और जिस तरह आप देखें कल न्यूजीलैंड ने मैच फिनिश किया, आज बहुत जरूरी है कि हमारी जो विकेट्स हैं इंटरवल्स के साथ मिलती रहें। और कोशिश ये करनी चाहिए कि नीदरलैंड के अगेंस्ट इंशाल्लाह हम मैच भी जीते और अच्छे मार्जिन। ठीक है, इंशाल्लाह मैच भी जीतेंगे। ठीक है यासिर, आप भी साथ रहिएगा। तौफीक उमर और इकबाल कासिम हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी साथ ही रहिएगा। नवाज शरीफ की पाकिस्तान रवानगी से कबल पाकिस्तानी सहाफ़ियों से मुलाकात। नवाज शरीफ का बरतानिया में क़याम के दौरान मीडिया कवरेज करने वाले सहाफ़ियों से इजहार तशक्कुर। मेरे हक में और मेरे खिलाफ लिखने वाले तमाम सहाफ़ियों का शुक्रगुजार हूँ। नवाज शरीफ की जानिब से मज़ीद कहा गया, आज दफ्तर में आखिरी दिन है, फिर यहाँ से रवाना हो जाऊँगा। मुआशरे में सहाफ़त का अहम किरदार है, अवाम सहाफ़ियों की राय को अहमियत देते हैं। ग़ीबत, चुगली और बहतानबाज़ी से सहाफ़ियों को परहेज़ करना चाहिए। नवाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि तनकीद बराए तनकीद के बजाय तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। मरियम औरंगजेब समेत दीगर खवातीन का लंदन में घेराव किया गया। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि यहाँ पाकिस्तानियों के मुजाहिरों का 4 साल में क्या फ़ायदा हुआ है, मुजाहिरा करना है तो पाकिस्तान जाकर करें। नवाज शरीफ की पाकिस्तान रवानगी से कबल पाकिस्तानी सहाफ़ियों से मुलाकात। नवाज शरीफ का बरतानिया में क़याम के दौरान मीडिया कवरेज करने वाले सहाफ़ियों से इजहार तशक्कुर। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। वो डॉक्टर्स के क्लियरेंस के बाद वापस आएंगे। मसाइल के हल के लिए पूरी कोशिश की, महदूद वक्त और वसाइल में जो कुछ भी कर सकते थे किया। मजीद कहा कि साबिका हुकूमत ने IMF से मुआहदा किया। उन्होंने आलमी मालियाती इदारे से शराय तय की। ज़ाती मकासद के लिए रियासत को तबाह करने का खेल खेला गया। हमारे लिए आसान था अपनी सियासत बचाने के लिए रियासत को डिबो देते। मुल्क दिवालिया हो जाता तो श्रीलंका से बुरा हाल होता। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को तशरीफ़ ला रहे हैं। तो मैं आज ये बड़े अदब से ये बात करना चाहता हूँ कि ये सवाल अब आपको बार बार नहीं पूछना चाहिए कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये अब बात ख़त्म हो जानी चाहिए। अल्लाह ताला को मंजूर हुआ इंशाअल्लाह तो वो 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे। हमारे वहाँ चैलेंजेस भी मिले, मुश्किलात भी मिली, धरने भी थे, लॉन्ग मार्चेस भी थे,
तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया था, ये सब आपको इल्म है। फिर महंगाई जो कि हमने पिछली हुकूमत से ट्रांसफ़र हुई, उसमें बतदरीज इजाफा हो रहा था, और IMF का एक बहुत बड़ा एक चैलेंज हमारे सामने था। पिछली हुकूमत ने वो तमाम शराइत तय की थी और फिर खुद ही उन शराइत को मानने से इनकार कर दिया, और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मरहला करीब आ रहा था तो उन्होंने अपनी ज़ाती सियासत और अपने ज़ाती जो उनके मकासद थे उसकी खातिर रियासत को तबाह करने का फैसला किया। शायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा। वकील अमजद परवेज ने रजिस्ट्रार ऑफिस नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई। नवाज शरीफ को अब भी दिल के आर्जे के मसाइल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी मुआलिज की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है। इसहाक डार ने कहा है कि नवाज शरीफ की वापसी किसी गारंटी का नतीजा नहीं। 21 अक्टूबर को वापसी के सफर के लिए किसी गारंटी या यकीन दहानी की जरूरत नहीं। नवाज शरीफ की वापसी पर जमानत का अमल भी हो जाएगा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार ने उम्मीद जाहिर की है IMF का अगला इक्तिसादी जायजा कामयाब होगा और पाकिस्तान को $70 करोड़ की किस्त मिलेगी। डॉलर की हकीकी कदर 250 रुपए है। कोई वजह नहीं कि डॉलर की कीमत वापस ऊपर आ जाए। इसके लिए कॉन्फिडेंट होने की क्या जरूरत है? अगर मैंने ट्रैवल करना है या आपने करना है तो आपने फैसला करना है, किसी और ने फैसला करना है। वकला जो है वो प्रोटेक्टिव बेल के लिए अप्लाई करेंगे। किसको नहीं मिली इस मुल्क में? मुझे 2 साल 4 साल में पिछले बता दें। मैं नहीं समझता कोई वजह जेन्युइन जिसकी वजह से जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट की दूसरा रिव्यू है उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये ऑन टाइम होना चाहिए और $700 मिलियन पाकिस्तान को मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसकी 250 रुपये रियलिस्टिक वैल्यू है और इसको उसके करीब आना चाहिए। मारूफ ओवरसीज पाकिस्तानी ताहिर जावेद निगरान वफाकी काबीना में शामिल हो गए। इन्हें वज़ीर मुमलिकत बराए सरमायाकारी मुकर्रर किया गया है। ताहिर जावेद का शुमार अमरीका में मुकीम उन चंद पाकिस्तानियों में होता है जिन्होंने दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन किया है। ताहिर जावेद न सिर्फ एक कामयाब बिजनेसमैन हैं बल्कि बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल मंझे हुए सियासतदान भी हैं। ताहिर जावेद ने पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन ताल्लुकात के फरोग में हमेशा अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान के लिए बैरून मुल्क खिदमात के एतराफ में उन्हें सदारती तमगाए इम्तियाज से भी नवाजा गया। ताहिर जावेद का शुमार अमरीकी सदर जो बाइडन के निहायत करीबी साथियों में होता है। वो अमरीका की डेमोक्रेट पार्टी के मरकजी रहनुमा रह चुके हैं, ताहम वो पाकिस्तान की किसी सियासी पार्टी के रुकन नहीं है। ताहिर जावेद को निगरान विफाकी काबीना में सरमायाकारी का कलमदान सौंप दिया गया है। उनकी काबीना में शमूलियत ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के करीब लाने में मुआविन साबित होगी। वो अमरीका, कनाडा, यूरोप, तुर्की और दुबई से सरमायाकारी लाने में अहम किरदार अदा करेंगे। ताहिर जावेद पाकिस्तान और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के लिए एक असासा हैं। कराची का रुख करते हैं। एपेक्स कमेटी का इजलास खत्म हो चुका है। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शिरकत की। निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकिर समेत दीगर की इजलास में शिरकत। इस वक्त हमारे साथ तलहा हाशमी कराची से मौजूद हैं। तलहा, बताएगा क्या कुछ डिस्कस हुआ इस इजलास में? देखिए, स्पेशल एपेक्स कमेटी का इजलास था जो कि आज हुआ है और इसमें खास तौर पे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शिरकत की है। जो सिंध के निगरान वजीर दाखिला हैं जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, वो इसमें शरीक थे। और ठीक है, वो भी शरीक थे। तलहा, बहुत शुक्रिया आपका। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ के निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के हमरा सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। आर्मी चीफ को नेशनल एक्शन प्लान और कच्चे के ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का तारीखी इक़दामात के फ़ायदेमंद असरात के लिए मुतालिका महकमों के दरमियान हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ के निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के हमरा सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। तलहा हाशमी मजीद अपडेट करेंगे। जी तलहा। जी बिल्कुल, ये स्पेशल एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शिरकत की है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर जो कि निगरान वज़ीर आला सिंध है वो मौजूद थे
और इस दौरान आर्मी चीफ को बताया गया जो रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान है, इसके अलावा जो सिंध के कच्चे के एरिया में होने वाला ऑपरेशन है, जो सी पैक और नॉन सी पैक प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले गैर मुल्की हैं उनके मुतालिक और जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनकी सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रीफ किया गया। इसके साथ साथ जो गैर कानूनी तारकीन वतन है उनकी वापसी और जो गैर की करेंसी है उस समेत कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान और ख़ास तौर पर जो SIFC इनिशिएटिव है उसके हवाले से ब्रीफ किया गया आर्मी चीफ को। और आर्मी चीफ ने इस बात पर जोर दिया कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे और सरकारी महकमे हैं वो जो गैर कानूनी एक्टिविटीज़ हैं और जो मुलविस अफराद है उसको फुल स्पेक्ट्रम के साथ उस पर काम करें। और इसके साथ साथ जी ठीक है, तलहा हाशमी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। के इलेक्ट्रिक सारिफीन को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने कराची के लिए बिजली ₹4.45 फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफे की मंजूरी गुज़श्ता माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई है। फैसले पर नोटिफिकेशन जारी करके इलेक्ट्रिक सारिफीन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर 2023 में होंगी। नेपरा की जानिब से कहा गया। ज़ीशान यूसुफ से इस्लामाबाद से अपडेट करेंगे। जी ज़ीशान। देखिए, ये नेपरा ने इस पर एक अवामी समाअत की थी जिस पर अपना फैसला महफूज किया था और वो फैसला विफाकी हुकूमत को भिजवाया था। विफाकी हुकूमत ने आज बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है बिजली के इलेक्ट्रिक के जो सारिफीन है उनके लिए ₹4.45 फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। जो मुख्तलिफ कैटेगरीज है उनसे ये पैसे वसूल किए जाएंगे। वसूलियत जो है वो अक्टूबर नवंबर में की जाएगी। इसके साथ साथ जो कि इलेक्ट्रिक के सारिफीन है ₹1.49 से ₹4.45 तक उनसे वसूली की जाएगी और ये सहमाही एडजस्टमेंट की मद में ये बिजली महंगी की गई है। जी ठीक है, ज़ीशान यूसुफ से इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फॉरेक्स मार्केट में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला इस हफ्ते भी जारी रहा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी इंटरबैंक में डॉलर 93 पैसे मजीद सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में ₹1.50 कमी हुई। इंटरबैंक में डॉलर 93 पैसे सस्ता होकर ₹282.69 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह से ₹24.41 सस्ता हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹1.50 कमी हुई। ओपन मार्केट में डॉलर ₹282.50 पर ट्रेडिंग कर रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर बुलंद तरीन सतह से ₹50 तक गिर गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान रहा। ट्रेडिंग के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 41 पॉइंट इजाफे से 47,493 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में कमी और आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी के बायस पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी के इम्कानात रोशन हो चुके हैं। ऑयल रिफाइनरीज के मुताबिक पेट्रोल की कीमत ₹38 फी लीटर और डीजल की कीमत में ₹18 फी लीटर कमी हो सकती है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। आलमी मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमत में बड़ी कमी। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत $12 कमी से $102 फी बैरल और डीजल की कीमत $9 कमी से $117 फी बैरल पर आ गई है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत में भी इजाफा जारी है, जिसके बायस तवक्को की जा रही है कि 15 अक्टूबर को हुकूमत डीजल और पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी कर सकती है। मुल्क में काम करने वाली रिफाइनरीज के मुताबिक मुल्क में पेट्रोल की कीमत ₹38 फी लीटर और डीजल की कीमत में ₹18 फी लीटर कमी हो सकती है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी से आने वाले दिनों में महंगाई में भी कमी की तवक्को है। नेपरा अथॉरिटी बेबस सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद। NTDC और NPCC की हर धर्मी बरकरार। जुलाई में बंद रखने वाले ग्रिड स्टेशन को अगस्त में भी ओवरलोडिंग से बचाने के लिए बंद रखा गया, जिससे 59 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये रिपोर्ट। NPCC और NTDC नेपरा अहकामात की धज्जियां उड़ाने में मसरूफ। जुलाई में ओवरलोडिंग से बचने के लिए बंद ग्रिड स्टेशंस अगस्त में भी नहीं चलाए गए। जुलाई में सरफराज नगर, गट्टी, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के ग्रिड स्टेशंस को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए बंद रखा गया था। इसी बंदिश से 74 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान हुआ, जो सारिफीन पर मुंतकिल नहीं किया गया था। दुनिया न्यूज को दस्तयाब दस्तावेज के मुताबिक अथॉरिटी ने NTDC से ग्रिड स्टेशंस की बंदिश की तफसीलात और जस्टिफिकेशन मांगी थी। अगस्त में फिर से ग्रिड स्टेशंस को बंद रखा गया, जिससे 59 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। नेपरा ने नुकसान सारिफीन पर मुंतकिल करने से रोकते हुए दोबारा तफसीलात तलब कर ली। और न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए दुनिया न्यूज HD, क्योंकि ये है खबर की दुनिया।